कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स में देखिएगा, द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। तो जो वो कंडक्टर्स हैं जो कि ओम्स लॉ फॉलो करते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, उन्हीं को हम ओमिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, फॉर दीज कंडक्टर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होल्ड्स गुड। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होल्ड्स गुड, तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद है द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। शेयर लाऊंगा आप, शेयर लाता हूँ, 2 मिनट रुको। ठीक है, द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट I थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर के थ्रू कितना भी करंट फ्लो करे, जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी चीज़ का इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हमने देखा था कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट वैसे भी किसी चीज़ पर डिपेंड करता नहीं, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर वो कंडक्टर्स जिसमें वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जो ओम्स लॉ फॉलो करें, उनको हम क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर्स। अच्छा, दस द VI ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओम्स लॉ जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, वही वाला ओम्स लॉ यहाँ पर करेंगे ओमिक कंडक्टर्स में, कि ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन वो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। तो जो भी ओमिक कंडक्टर्स हैं वो उसी ग्राफ को फॉलो करेंगे। A metallic conductor for small currents and the electrolyte like copper sulfate solution with copper electrodes are ohmic conductors as shown। अब देखिएगा, एक मेटालिक कंडक्टर के लिए VI ग्राफ इस तरीके का बनेगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, हमने थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाया तो उसी के प्रोपोर्शन में हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वोल्टेज को और बढ़ाया तो उसी के प्रोपोर्शन में करंट थोड़ा और बढ़ गया। थोड़ा वोल्टेज को और बढ़ाया तो करंट उसी प्रोपोर्शन में और बढ़ गया, यानी कि V1 है तो करंट I1 है ना। और यहाँ पर क्या है, करंट भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो। वोल्टेज बढ़ा, करंट भी बढ़ा। वोल्टेज बढ़कर V2 हो गया, करंट बढ़कर I2 हो गया। वोल्टेज बढ़कर V3 हो गया, करंट बढ़कर I3 हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे ही करंट बढ़ता है। ये मेटालिक कंडक्टर के केस में। और फिर इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप वो इस तरीके से हो जाएगी। ये इस तरीके से बन जाएगा। और 2 ग्राफ्स हैं, बस ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो मेटल है ना, मेटल तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। और जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कॉपर सल्फेट, जब हम इसकी बात करते हैं तो आप ये देखिए, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ गया, V1 I1। वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, V2, करंट बढ़ा, I2। लेकिन आप ये देख रहे होंगे, वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, करंट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। वोल्टेज को और बढ़ाया, V3, तो करंट I3। तो वोल्टेज और करंट को बढ़ाने पर, वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, लेकिन वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं हम, करंट उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में करंट नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहे हैं दोनों, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से थोड़ा सा कम यूज़ करे जाते हैं कंडक्शन के केस में, मेटल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बताइए जी, क्लियर है सभी? ठीक है, चलिए जी। तो ये वाला केस हमारा ओमिक कंडक्टर्स का था, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया एक मेटालिक कंडक्टर, उसका ग्राफ बनाकर दिखा दिया, और एक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ्स अगर कहीं पर भी है भाई, ग्राफ्स जरूर लर्न करना, क्योंकि ग्राफ्स जो है वो MCQs में बहुत दिए जाते हैं। ग्राफ जिस बच्चे ने याद कर रखा है ना, वो ग्राफ्स को देखकर घबराएगा नहीं, और जिसने नहीं कर रखे हैं वो देखकर टेंशन में आ जाएगा कि नहीं ये क्या दे दिया था, करूँ क्या इसको।
उसको तो वो लाइनें नज़र आएंगी कि एक लाइन ऊपर को जा रही है, एक लाइन नीचे को जा रही है, वो समझ नहीं पाएगा, तो लर्न कर लेना है, MCQs में पूछे जाते हैं। तो 3 अजीब से ग्राफ दे रखे होंगे और एक दे रखा होगा सही ग्राफ, उसी को टिक लगाकर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए जी आगे देखिएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, पेज नंबर 34 पर हम आ गए हैं। तो बिल्कुल सही, जो कंडक्टर है जो ओम्स लॉ ओबे करता है उसको हम बोल देंगे ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते उनको बोल देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। तो देखिए, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे नहीं करते उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट, द रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज कॉन्स्टेंट इवन एट अ गिवन टेम्परेचर, रादर इट इज करंट डिपेंडेंट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ सच कंडक्टर्स इज नॉट कांस्टेंट इवन एट अ गिवन टेम्परेचर, तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी वो कांस्टेंट नहीं रहते। आपने देखा होगा कि जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ की डेफिनेशन में ये था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कीपिंग अदर पैरामीटर्स फिक्स्ड द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई एक ही टेम्परेचर पर, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स ये होते हैं कि कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा दिखा देगा, कभी कम दिखा देगा, कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए उनको बोलेंगे कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे, नॉन ओमिक। समझ गए, ठीक है, क्लियर। अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नॉन ओमिक सिचुएशंस मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। नॉन ओमिक सिचुएशंस 4 तरीके की होती हैं, ये चारों सिचुएशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली अभी इनको बनाकर बताऊँगा। 4 सिचुएशंस। फर्स्ट है द स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। तो पहली चीज़ ये जो VI ग्राफ है ये ओरिजिन से पास ना हो रहा हो, तो पहली नॉन ओमिक सिचुएशन ये होगी। इनके एग्जांपल्स भी हैं, वो एग्जांपल्स भी अभी बताएं। दूसरा, VI रिलेशनशिप इज़ नॉन लीनियर, मतलब वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। वो ऐसा बन सकता है कि थोड़ा ऐसा कर्व हो, है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन जा रहा हो ऊपर की तरफ, तो ये तो समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। रिलेशनशिप लीनियर तभी होता है जब किसी की कोई इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन को मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ पर और वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जैसे आपने 11th क्लास में खासतौर पर मैथ्स वाले बच्चों ने देखा होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की लाइन, है ना, ax प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 की टाइप की लाइन। ये जो लाइन्स हैं, इनकी जो इक्वेशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। जब बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। तो पहला नॉन ओमिक सिचुएशन ये है कि जो ग्राफ है उसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी दैट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन, कि वो ओरिजिन से पास ना हो। दूसरा ये है कि रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल तो है लेकिन लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। कभी तो वोल्टेज जरा सी बढ़ाने से करंट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट मामूली सा बढ़ता है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन लीनियर नहीं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये हुई। तीसरी सुनिए, VI रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V। तो जो VI रिलेशनशिप है वो V के साइन पर भी डिपेंड करे, ठीक है। V का साइन क्या है कि भाई वोल्टेज आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उस पर भी अगर डिपेंड कर रहा है तो हम ये कहेंगे तब भी वो नॉन ओमिक सिचुएशंस की उसमें नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। फोर्थ देखिए, VI रिलेशनशिप इज़ नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि भाई हमने कुछ आपको वोल्टेज दी, उस वोल्टेज पर आपको एक पर्टिकुलर करंट मिल रहा है। हम ये कहेंगे कि अगर मैंने 230 वोल्ट दिया है तो उनको 5 एम्पियर करंट मिल रहा है तो 5 ही मिलेगा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि नहीं कभी कभी 15 भी मिलता है 230 में, नहीं कभी कभी 20 भी मिलता है। तो ये कहेंगे यार यूनिक नहीं है करंट, वोल्टेज तो आपने 230 वोल्ट फिक्स कर दी, लेकिन करंट कभी 5 एम्पियर मिल रहा है, कभी 15 मिल रहा है, कभी 20 मिल रहा है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशनशिप है ये भी आपका नॉन ओमिक रिलेशनशिप की उसी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो 4 हो गए। पहला, ग्राफ डजंट पास थ्रू द ओरिजिन। दूसरा, रिलेशनशिप जो है वो लीनियर नहीं होगी। तीसरा, वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए भी करंट की वैल्यू देगा। और चौथा कि आपका जो करंट की वैल्यू है वो सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए अलग अलग आ सकती है, यानी कि यूनिक ना आए, है ना। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे, देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो फर्स्ट देखेंगे मेटालिक कंडक्टर। फर्स्ट देखेंगे मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? फॉर स्मॉल करंट्स मेटालिक कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ एंड इट्स VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट व्हेन लार्ज करंट्स आर पास थ्रू द सेम कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप एंड इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज शोन, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, एक एग्जांपल दिया मेटालिक कंडक्टर में।
इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी कहानी की तरह समझिएगा, आपको आ जाएगा आसानी से समझ में। मेटेलिक कंडक्टर में कभी भी मान लीजिए आपको ना एक इलेक्ट्रिक आयरन या एसी की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन बहुत अच्छा खासा वोल्टेज कंज्यूम करती है, ठीक है। ऐसे ही एसी है, वो भी अच्छा खासा वोल्टेज कंज्यूम करता है। ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करना मतलब ज़्यादा करंट लेना, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन कभी आपने देखा है कि पतला से, इतने पतले से तार से मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को लगा दोगे क्या? चलो इसी को जो तो देखते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में क्या है कि वो तार जो है वही मेल्ट हो जाएगा, वो उसको झेल ही नहीं पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर के केस में बोला, ये भी कंडक्टर है, लेकिन हर चीज़ की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि हाँ, एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर है तो चार्जर में जो वायर लगेगा वो वायर जो है वो किसी बड़ी बैटरी में लगाने लगे तो वो नहीं लगेगा उसको। तो देखिएगा मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर में हमने ये कहा कि ये वोल्टेज है इधर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर करंट है। तो हम V और I, अच्छा जैसे इन्होंने यहाँ पर I और V दिखा रखा है, इसको ना बदला जा सकता है, इंटरचेंज भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर आप I को इधर और V को इधर करोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि I के बढ़ने से V बढ़ रहा है, तो आपका ग्राफ तब भी ऐसे ही बनेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है I एक्स एक्सिस पर दे रखा है और V यहाँ पर दे रखा है। इसमें ये कहा है कुछ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है, थोड़ा सा करंट दिया, ठीक है, वोल्टेज बढ़ी, थोड़ा सा और ज़्यादा करंट दिया, वोल्टेज और बढ़ी, तो करंट को तो ज़्यादा ही करंट दे दिया है ना, कंडक्टर उतना झेल नहीं पाया। तो उतने के बाद क्या हुआ, मैंने बोला ना, बट व्हेन लार्ज करंट्स आर पास थ्रू द सेम कंडक्टर इट गेट्स हीटेड, गर्म हो जाता है। वो उतना करंट जो है वो उतना करंट वो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा और फिर क्या होगा कि मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद फिर ऐसे रिलेशनशिप इस तरीके से चला जाता है। ये रिलेशनशिप ऐसे गया कि जाना चाहिए था कायदे से ऐसे, ठीक है। और ये जो कर्व मारा है इसने इस तरीके से, इसी को हम बोलेंगे नॉन कोनिक बिहेवियर। नॉन कोनिक बिहेवियर इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ इसका मतलब। इसका मतलब ये है, आपने करंट यहाँ पर करा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और भाई 5 एम्पियर पहुँचते ही ना उसने इतना ज़्यादा वोल्टेज स्पाइक अप कर दिया है कि जो हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज को चेक भी कर रहे थे, वोल्ट मीटर नहीं काम करना बंद कर दिया, वोल्टेज दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब क्या है, मैंने इसको ऐसे करके यूँ कर दिया, इसका मतलब ये वोल्टेज जा रहा है इन्फिनिटी तक, अभी वोल्टेज जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। भाई करंट कितना भी हो, ठीक है, वोल्टेज आपने इन्फाइनाइट कर दिया, तो इन्फाइनाइट अपॉन एनीथिंग इज इन्फाइनाइट, तो रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट हो गया। इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या है, वो करंट को पास ही नहीं होने दे रहा। क्यों नहीं होने दे रहा, भाई पिघल गया है, वायर टूट गया है, पिघल कर टूट गया है, तो करंट पास ही नहीं होता। वो चीज़ है यहाँ पर जो ये दिखा है ना कि नॉन कोनिक बिहेवियर, यहीं से आप समझ जाइए कि वायर जो है वो मेल्ट डाउन हो गया, उसको ब्रेक डाउन ऑफ अ कंडक्टर भी बोला जाता है, समझ गए, ठीक है। आगे चलिएगा, तो ये एक रिलेशनशिप हो गया, जैसे हमने 4 एग्जाम्पल बोले नॉन कोनिक सिचुएशन के, ये हो गया द ग्राफ इज नॉन लीनियर, मतलब लीनियर था, लीनियर नहीं रहा, कर्व आ गया इसके अंदर, ग्राफ इज नॉन लीनियर। सेकंड देखिएगा एग्जांपल, वाटर वोल्टामीटर। वाटर वोल्टामीटर जो है वो क्या है कि जैसे ना अलग अलग तरीके के, आप लोगों ने पता नहीं स्टेबलाइजर्स देखे होंगे या नहीं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती है ना, फैक्ट्रीज़ में बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेबलाइजर्स लगे रहते हैं। वोल्टेज का जरा भी फ्लक्चुएशन होगा तो वो जो बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपको कोई प्रॉब्लम है ना, आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है या आपका सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कुछ पर्टिकुलर टेस्ट आपको कराने के लिए लिख कर दे दिए, तो अब आप गए कि मैं इस लैब से टेस्ट करा दूँ, तो लैब के ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर कलेक्शन सेंटर्स होते हैं और एक उनका मेन हब होता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर लाल पैथ लैब है, तो उसका यहाँ पर भी ये सेंटर, आसपास भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन जितने भी ब्लड के सैंपल्स हैं वो सारे ब्लड के सैंपल, सब पर सबका नाम लिखा जाता है, एक उनको कोड दिया जाता है, वो सारे इकट्ठे होकर और उसको बिल्कुल डीप फ्रीज करके कि सेल्स डैमेज ना हो जाए। अगर हीट जनरेट होगी या उनको ऐसे ही रख दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब्स को, तो सेल्स डैमेज होते हैं, तो उनको ले जाकर अलग उसमें मतलब जो भी उनका वो सिस्टम होता होगा उसमें वो रखते हैं। तो वो जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस बड़ी महंगी आती हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पर इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए जा सकते, ठीक। तो वो उनके यहाँ पर स्टेबलाइजर्स होते हैं बड़े, और उन स्टेबलाइजर्स में पीरियोडिकली मेंटेनेंस का काम होता है, तो उसके अंदर ऑयल डाला जाता है।
कुछ स्टेबलाइजर्स ऐसे होते हैं उनके अंदर वाटर डाला जाता है। वाटर किस लिए होता है? वाटर कहीं पर भी अगर डाला जाएगा तो सिस्टम को कूल डाउन रखने के लिए होगा, ठंडा रखने के लिए होगा। तो वो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि उनमें ये नहीं होना चाहिए कि ज़रा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ अगर कहीं पर भी, जैसे आजकल चल रहा है, गर्मियों में चल रहा है, तो उसमें जितना भी फ्लक्चुएशन है वो झेलेंगे, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल स्टेबल सप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। और ऐसा आपने छोटा फॉर्म आपने पहले, आजकल तो लैपटॉप्स आ रहे हैं, पहले कंप्यूटर्स में देखा होगा यूपीएस बोलते थे ना उसको, यूपीएस। तो पहले बड़े बड़े यूपीएस आते थे, ऑयल बेस्ड यूपीएस, उनको उठाने में भी पूरी कवर पड़ जाती थी, बहुत हैवी है, आजकल तो हल्के आ रहे हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक डिवाइस पहले आया करती है, वाटर वोल्टामीटर, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए आती थी वो डिवाइस, वाटर वोल्टामीटर। अभी वाटर वोल्टामीटर में ग्राफ किस तरीके का होगा वो देखिए। आज से 25-30 साल पहले बड़ा कॉमन था ये, ठीक है। ज़्यादातर घरों में शाम होते ही लाइट जो है बड़ी डिम 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 हो जाती थी, है ना। तो लोग जो हैं, जो थोड़े से मतलब पैसे से थोड़े से अच्छे होते थे, जिनके पास पैसा वैसा होता था, वो लेकर आते थे इतने बड़े बड़े स्टेबलाइजर्स। उनके घर में वो स्टेबलाइजर ही हूँ ऐसी आवाज़ करता रहता था, ऐसा होता था। नहीं तो ज़्यादातर के घर में छोटे छोटे वो बल्ब चलते रहते थे और काम धाम कुछ होता नहीं था, सब अपना, सारे बच्चे भी पढ़ाई का सबका एक जैसा ही रहता था, सब खेलते थे, ठीक है, और टाइम से सो जाते थे। आजकल तो 11-12 बज जाते हैं, पहले तो सब 8-9 बजे सो जाया करते थे। आपके पेरेंट्स भी सुनाते होंगे आपको ये कहानी, बेटा ना सुबह जल्दी उठा करते थे, नेचुरल लाइट में पढ़ते थे। तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। चलिए जी, अब देखिएगा इसमें वाटर वोल्टामीटर में V और I इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरीके का होगा? ऐसा रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा करंट अगर जीरो करना है तो वोल्टेज को तब भी कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ रखना पड़ेगा। वोल्टेज की वैल्यू मान लीजिए यहाँ तक 3 या 4 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, मेरे को करंट जीरो होता है। इसका मतलब वोल्टेज जीरो तो करंट जीरो है, ये ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद में देख रहा हूँ यार, अब तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व है, ऊपर की तरफ एक लाइनिंग स्लोप के साथ तो साफ फॉलो कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। ओरिजिन से पास हो रहा होता तो मैं कहता ओमिक कंडक्टर है। तो अगेन नॉन ओमिक के आपके पास अगर केसेस आते हैं तो नॉन ओमिक का ऐसा भी है, जैसे अभी 4 ग्राफ्स हम बनाएंगे, तो एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, वो 3 ग्राफ तो बना देंगे आपकी जान पहचान वाले, एक ग्राफ बना देंगे बिल्कुल अलग, ठीक है। और यही बताना होगा कि उनमें कौन सा नॉन ओमिक सिचुएशन को शो नहीं कर रहा। एक तो ये हो गया, द ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ये हो गया कि द ग्राफ इज नॉन लीनियर। अब आगे आ जाते हैं, अगला देखते हैं। थर्ड है पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। अगेन या 14 चैप्टर में करेंगे पी एन जंक्शन डायोड, और इसी का एप्लीकेशन होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ये ट्यूबलाइट जो चलती है एलईडी, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड भी इसी से बनता है। उसको डिटेल में तो बाद में करेंगे, लेकिन इसमें रिलेशनशिप होती है करंट और वोल्टेज की। ऐसा इसका स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। तो ये हो गया इधर प्लस आई और ये हो गया माइनस। तो आप ये देखिए जो नॉन ओमिक सिचुएशन हमने 4 बताई हैं, उनमें तीसरा एक जो सिचुएशन है वो ये भी बताया है, ये रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी फॉर द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। तो सेम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट है और यहाँ पर -3 वोल्ट है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है, 3 वोल्ट और -3 वोल्ट। 3 और -3 वोल्ट में केवल और केवल इतना ही अंतर है, अगर 3 वोल्ट है तो जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है, और अगर -3 वोल्ट है तो बैटरी के अंदर करंट आ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हो रही है। इसको इसी चैप्टर में मैं करूँगा। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों के लिए सर्किट में मामूली सा डिफरेंस होता है। डिस्चार्जिंग में पॉजिटिव से करंट निकल कर नेगेटिव तक जाता है, और चार्जिंग में उल्टा होता है, नेगेटिव से निकल कर पॉजिटिव में जाता है, ठीक है। हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल को चार्ज अप करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वैल्यू तो 3 वोल्ट है, लेकिन एक जगह चार्जिंग है, एक जगह डिस्चार्जिंग है, ठीक है। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंगली भाई करंट की अलग अलग वैल्यू आती है, यहाँ तो कुछ
पॉजिटिव से नेगेटिव से कंफ्यूज मत होइएगा। करंट की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू का मतलब सीधा सीधा ये है कि करंट अगर 4 एम्पियर है इधर, तो 4 एम्पियर करंट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो -2 एम्पियर का मतलब ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। करंट क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो अगर करंट नेगेटिव कहीं पर हम बता रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेना कि वायर में ऐसे ना फ्लो करके वायर में ऐसे फ्लो करना। ठीक है, करंट का वो डायरेक्शन नहीं होगा नॉर्थ में चला गया कि नॉर्थ ईस्ट में चला गया, नहीं। एक वायर है, उसी में जाएगा, एक तरफ को जा रहा है पॉजिटिव, दूसरी तरफ को जा रहा है नेगेटिव, सिर्फ इतना। वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अगर कोई भी सोर्स है वो डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज पॉजिटिव, अगर वो चार्ज अप हो रहा है, और सोर्स क्या होता है, बैटरी होती है, ठीक है, तो नेगेटिव, अगर वो बैटरी चार्ज हो रही है तो। ठीक, तो एक ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हमारी थर्ड सिचुएशन हुई। और फिर एक आता है गैलियम आर्सेनाइड थायरिस्टर। ठीक है, थायरिस्टर देखिए फोर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 alternate layers of p-type and n-type semiconductors. Its VI relationship is shown in figure. In the case of a thyristor, VI relation is non-linear. VI relation is different for positive and negative values of V. In certain regions, there are 2 or more values of current for the same value of voltage. That is, VI relation is not unique. तो आप देख लीजिए चीज़ का, इसने तो बहुत सारी नॉन यूनिक सिचुएशंस को सेटिस्फाई कर दिया। थायरिस्टर, आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत कॉमनली सुना होगा, ट्रांजिस्टर। सुना है ट्रांजिस्टर? और जैसे ट्रांजिस्टर होता था ना, अब आजकल अच्छा ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा कि शायद रेडियो को ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। पहले एक छोटा सा रेडियो आता था, गार्ड वगैरह जो होते थे वो अपने पास रखते थे, कान पर सुनते रहते थे, पुरानी फिल्मों में आज भी देखने को मिल जाता है। एक बड़ा सा होता था, उसको रेडियो बोलते थे। एक्चुअली डिवाइस का नाम तो रेडियो ही है, डिवाइस का नाम तो रेडियो है। उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होता था ना, बहुत ज़्यादा मेजरली जो कंपोनेंट यूज़ होता था वो ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर पहले टीवीज़ के अंदर भी खूब यूज़ होता था, फ्रिज के अंदर भी यूज़ होता था, लेकिन बस वो ठप्पा लग गया था उसके ऊपर के रेडियो को ही लोग ट्रांजिस्टर बोल देते थे। ठीक है ना, जैसे आप अगर होंडा की एक्टिवा भी लोगे ना, तो उसको लोग स्कूटी ही बोलते हैं। स्कूटी एक ब्रांड है, TVS का, पता होगा ना, लेकिन वो शुरुआत में आ गई थी, तो ठप्पा लग गया कि अगर कोई भी स्कूटर है आपके पास तो उसको सब स्कूटी ही बोलते हैं। तो ऐसे ही वो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर बहुत छोटी सी डिवाइस होती है, वो पूरे रेडियो को ट्रांजिस्टर तो कॉमन लैंग्वेज में लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो वो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की ही एक टाइप होती है, एक तरह का ट्रांजिस्टर होता है थायरिस्टर। तो थायरिस्टर की भी ये रिलेशनशिप देखो बड़ी अजीब है। VI रिलेशनशिप यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। थायरिस्टर को देखना जरा, प्लस आई माइनस आई, प्लस वी माइनस वी। ये शुरुआत तो इसकी ऐसे होती है ग्राफ की, जब हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे पता नहीं अभी लीनियर जाएगा, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, और इधर ऐसे जाता है। जैसे पी जंक्शन डायोड की रिवर्स बायसिंग है, 2 तरीके की बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग और जो है फॉरवर्ड बायसिंग। तो टर्मिनल्स को इंटरचेंज करा जाता है बैटरी से। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझिए, बाकी डिटेल में करेंगे उस टाइम। तो आप ये देखिए कि ये कैसा ग्राफ है, भाई लीनियर भी नहीं है, ठीक है, और नॉन यूनिक वैल्यूज़ भी दे रहा है। कैसे? आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ तो वोल्टेज पर, इस वोल्टेज पर करंट की ये वैल्यू भी आ रही है, इस वोल्टेज पर करंट की ये वैल्यू भी आ रही है। तो ये जो कंपोनेंट है ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। ठीक है, तो हमको एक स्ट्रेट जो वैल्यूज़ है वोल्टेज के लिए, स्ट्रेट वैल्यूज़ या फिक्स वैल्यूज़ करंट की नहीं दे सकता। तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? तो 4 हमने देखें, ये जंक्शन डायोड हो गया, वाटर वोल्टामीटर हो गया, मेटालिक कंडक्टर हो गया, और ये चौथा हो गया थायरिस्टर। एक डिवाइस और होती है, इसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड GaAs, गैस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको कॉमन लैंग्वेज में गैस भी बोल देते हैं, गैलियम आर्सेनाइड। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा, figure alongside shows the VI graph from the semiconductor gallium arsenide. It exhibits non-linear behavior. Moreover, after a certain voltage, the current decreases as the voltage increases. ठीक है, that is, if delta V is positive, then delta I is negative, and hence effective resistance delta V upon delta I is negative.
ठीक, मैं समझाता हूँ ये लाइन क्या है। पहले गैलियम आर्सेनाइड एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे रेसिस्टेंस है, जैसे इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में आपको आगे चैप्टर में कराऊंगा, कैपेसिटेंस है, ऐसी गैलियम आर्सेनाइड एक डिवाइस होती है। गैलियम और आर्सेनाइड दोनों को कंबाइन करके बनाई जाती है। अच्छा, अब इसका ग्राफ ऐसे होता है, बेल शेप कर्व बोल देते हैं इसको, जैसे बेल होती है ना, बेल के जैसे। ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला, इसको मैं बोलूँगा नॉन लीनियर रीजन। इसको बोलेंगे नॉन लीनियर रीजन। और जो इधर वाला है रीजन, इसको बोलेंगे नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन ये किस तरीके से निकाला जाएगा? हम ये कहते हैं ना कि हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व पर तो भाई बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेट लाइन कर्व पर हम ये कहेंगे कि ये रहा वोल्टेज और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये रहा करंट। जो वोल्टेज की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, वी अपॉन आई करोड़ निकल जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक। लेकिन जब ये ग्राफ आता है ना ऐसा जो कर्व होता है, ठीक, तो जो कर्व ग्राफ है उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वोल्टेज के बढ़ने पर करंट लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसको नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन क्यों बोला जा रहा है वो सुनिएगा। कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा इतना सा वैल्यू ले, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। जब भी कोई ऐसी शेप होती है जो शेप अजीब होती है, जो पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल में भी कहेंगे कि पैरेललोग्राम हो गया, वैसी शेप ना मिले, कुछ अजीब शेप मिले जिसको मैं डिफाइन ही ना कर पाऊँ कि क्या है, तो उनमें हम एक छोटा सा रीजन ले लेते हैं। तो हमने छोटा सा रीजन ले लिया ये और ये, और हमने कहा इतने छोटे से रीजन में देख लो क्या तो चेंज वोल्टेज में आ रहा है और क्या चेंज करंट में आ रहा है। तो मैंने ये कहा कि अच्छा वोल्टेज पहले इनिशियली वोल्टेज कम थी, फिर वोल्टेज ज़्यादा हुई। पहले मेरी एज 10 साल थी, अब मेरी एज 12 साल हो गई, तो मेरी एज बढ़ी, पॉजिटिव हो गया, चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि डेल्टा वी यहाँ से यहाँ ये वोल्टेज बढ़ा यानी कि डेल्टा वी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, चेंज ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर शुरुआत में करंट की वैल्यू ज़्यादा थी, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू घट गई, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू करंट की ज़्यादा थी और फाइनल वैल्यू कम थी। कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को, फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है। जब हम ये कहते हैं कि कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, छोटी वैल्यू में से, अगर मान लीजिए 3 है, 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 7 क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इनिशियल वैल्यू वाज बिगर, करंट की इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी, करंट की फाइनल वैल्यू कम थी। तो ये आई इनिशियल, ये आई फाइनल, तो डेल्टा आई एफ माइनस आई फाइनल वैल्यू छोटी और इनिशियल वैल्यू बड़ी, ये नेगेटिव आ जाएगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। अब आप इसको नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन इस वजह से कहा जाता है कि जो रेसिस्टेंस है दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। जो स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज डेल्टा वी इज पॉजिटिव, एंड whenever we divide a positive term by a negative term, तो positive divided by negative is negative, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो भाई ये 5 ग्राफ्स हैं, ये पाँचों ग्राफ्स जो हैं छोड़ना मत, करने वाले हैं, पाँचों ग्राफ आपको करने हैं, ठीक है। अगला टॉपिक करेंगे सुपर कंडक्टिविटी और कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। 1 मिनट दीजिए मेरे को, अभी आ रहा है।
अब देखते हैं जरा सुपर कंडक्टिविटी ये क्या है. फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी by certain metals and alloys when they are cooled below a certain temperature is called superconductivity. तो ये एक ना सुपरकंडक्टिविटी एक फिनोमिना है, थ्योरेटिकल टॉपिक है. सुपरकंडक्टिविटी और मीसनर इफेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में. जो वेटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर की ही है बस. तो सुनिएगा, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिविटी. तो हमने अगर कुछ पर्टिकुलर मेटल्स या कुछ पर्टिकुलर अलॉयज वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि अगर उनको हम ठंडा करते चले जाए, हमने ये देखा कि टेम्परेचर के बढ़ने से धीरे धीरे रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ती है, यानी कि वो रोकने लगता है. टेम्परेचर के बढ़ने से वो करंट को फ्लो नहीं होने देता ढंग से कोई भी कंडक्टर. ठीक, तो हमने ये कहा कि अगर टेम्परेचर को घटाया जाए, टेम्परेचर को ठंडा मतलब उसको कंडक्टर को ठंडा किया जाए, टेम्परेचर को घटाया जाए, तो फिर वो क्या ज़्यादा कंडक्ट करेगा. ये कहेंगे कि हाँ होता ही है कंडक्शन. ठीक है, सर्दियों में कंडक्शन बहुत बढ़िया होता है. तो अब इतने टेम्परेचर पर कर दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, इतना कम कर दिया जाए कि उसमें रेसिस्टिविटी नाम की चीज़ ही ना रहे. जितना करंट, जितनी वोल्टेज उसको प्रोवाइड करी जा रही है उतनी को आउटपुट पर पूरी की पूरी डिलीवर कर दे, वहाँ पर किसी भी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए. तो वही है द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपरकंडक्टिविटी. अच्छा, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे आइडियल डाइपोल करा था, जैसे ये सुपर कंडक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना ये आइडियल होती हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं होती है. प्रैक्टिकली नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है बस. अब देखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर एक कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, और उस फील्ड वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर वो कंडक्टर रखा रहता है वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता. ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कंडक्टर है कोई और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो भाई जहाँ पर भी करंट फ्लो करता है आपको पता ही है, किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसको चारों तरफ एनसर्कल करता है मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो. आपने करंट तो दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ना हो. ये आप सभी ने 10th में भी करा दी. ये स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको एनसर्कल करता है. तो इन्होंने एक और आइडियल कंडीशन दे दी कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. तो अब ये है कि अगर ऐसा कोई टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाए, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हो जाती है किसी भी चीज़ में सुपर कंडक्टिविटी, क्यों एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है. कॉज देखिए, it is believed that near the transition temperature a weak attractive force acts on the electrons which brings them closer to form coupled pairs. ये माना जाता है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर के नज़दीक, मतलब जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, घटाते गए 10 पर ले आए, 0 पर ले आए, नेगेटिव में ले गए उसके टेम्परेचर को, तो ये माना जाता है कि जब ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर के पास हम किसी भी कंडक्टर को पहुँचाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, और वीक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक ना वीक होती है वो फोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, एक वीक होती है और अट्रैक्टिव फोर्स होती है. सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करेगा, है ना. तो उनके बीच में ऐसा माना जाता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है. तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे नज़दीक आ जाते हैं. अब जब सारे नज़दीक आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से तो टक 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 एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं हाई टेम्परेचर पर, उसी से तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है किसी भी कंडक्टर की. तो इलेक्ट्रॉन से चुपचाप आ गए, शांति से बैठ गए. तो हम ये कहेंगे सच कपल्ड पेयर्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आयनिक वाइब्रेशंस. उसमें वाइब्रेशन से डिफ्लेक्ट नहीं होते, इधर उधर नहीं होते. एंड सो मूव विदाउट कोलिजन्स. तो चुपचाप चलते हैं बिना किसी टकराव के. तो चुपचाप चलते हैं बिना किसी टकराव के, यानी कि पूरा का पूरा कंडक्शन करते हैं. ठीक है, और जब टकराव नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, मतलब आइडियल कंडीशन है. ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं. आगे इसी में सुपर कंडक्टिविटी में ही ये टॉपिक है दूसरा, मीसनर इफेक्ट. मीसनर इफेक्ट क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल व्हेन इट इज़ कूल्ड टू अ टेम्परेचर below the critical temperature in a magnetic field is called Meissner effect. The expulsion
ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपल्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो जाए किसी भी कंडक्टर में से, जब उसको सुपर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर तक पहुंचा दिया, इतना टेम्परेचर कम कर दिया, तो एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब हो जाता है, उसी इफेक्ट को मीसनर इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक, दिस इफेक्ट इंडिकेट्स दैट एज द सुपरकंडक्टिविटी अपीयर्स इन अ मटीरियल इट बिकम्स परफेक्टली डायामैग्नेटिक, इट बिकम्स परफेक्टली डायामैग्नेटिक। अब वो परफेक्टली डायामैग्नेटिक हो गया और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज़ नहीं बची। ठीक है, अब ये डायामैग्नेटिक क्या होता है ये आपको भी पता नहीं है। 3 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ये कहता है कि मैं मैग्नेटिक तो हूँ, लेकिन मैं मैग्नेटिज्म शो नहीं करूँगा, मुझे किसी भी तरीके से जो है मेरे अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करा जाए। तो हम दुनिया के किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे जिसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, भाई वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। आप कभी भी अगर देखेंगे या पढ़ेंगे भी कहीं पर, तो इलेक्ट्रिक रेडिएशन कहीं नहीं बोला जाएगा, मैग्नेटिक रेडिएशन कहीं नहीं बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज़ होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों के साथ, और दोनों ही साथ साथ ट्रैवल करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि वो जो कंडक्टर है सुपर कंडक्टिविटी तक पहुँचते पहुँचते वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक बन जाएगा कि हाँ मैग्नेटिक तो मैं हूँ, लेकिन मुझे आप इंड्यूस करेंगे मैग्नेटिज्म तभी मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा, नहीं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाऊंगा। ये दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मीसनर इफेक्ट। अब इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मीसनर एंड ओशनफेल्ड। मीसनर और ओशनफेल्ड ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व करा था। ठीक, और मीसनर इफेक्ट इन अ सेमीकंडक्टर, यहाँ पर ये दिखाया है इन्होंने, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जो राइट साइड में मैं नीचे बना रहा हूँ, तो हमें वहाँ को दिखेगा नहीं। Critical temperature T is less than or equal to critical temperature। ठीक है, और ये जो बीच में ये सर्कल सा बना रखा है ना, ये क्या है, ये तो सुपर कंडक्टर है, ये सुपर कंडक्टर मटीरियल। हमने ये कहा कि अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर पर तो कोई बात ही नहीं है, हम ये कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इसमें से भी होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसमें एग्जिस्ट करता है। और जब हमने उस कंडक्टर को सुपर कूल कर दिया है ना, हम पहुंचा दिया हमने उसको क्रिटिकल टेम्परेचर तक, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचाया मतलब T इज इक्वल टू TC, या फिर T इज लेस देन TC, या क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे पहुंचा दिया हमने, तो वही ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो एरो बना रखा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जितने भी ये जो एरो बन रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच बच कर निकलेगी इसमें, मतलब सुपर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एक्सपल्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगा। सिंपल सा डायग्राम समझ गए। ठीक, तो मीसनर इफेक्ट में क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी जब अचीव कर लेता है कोई भी कंडक्टर, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड का खत्म हो जाना, वो सुपर कंडक्टर का डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मीसनर इफेक्ट। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद देखिए व्हाट इज हाई TC। हाई TC मतलब सुपर कंडक्टिविटी। मेंशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मेंशन कर दिया है यहाँ पर।
A current once set up in a superconducting loop can persist for years without any applied EMF. This important property of superconductors can have important practical applications. ठीक है, तो ये जो DC है, सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने की ज़रूरत क्या पड़ी, सुपर कंडक्टिविटी से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, या वैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसके कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी होते हैं। फर्स्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग हाई मैग्नेटिक फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क इन हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, तो आप ये सोचिएगा कि इसको अचीव अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होंगी कि लेबोरेटरी के अंदर ही अचीव करा जा सकता है, नहीं तो वैसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा है फॉर स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स। तो हाई स्पीड कंप्यूटर्स, जिसको आपने सुना होगा सर्वर, एक शब्द सुना होगा सर्वर, है ना। तो वो सर्वर जो है ना, अगर मान लीजिए मैं किसी बड़े SBI की बात करता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, ICICI सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, आपने कभी सुना होगा कि जी सर्वर डाउन है। तो वो सर्वर डाउन है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके यहाँ का जो एक सर्वर है, उस सर्वर में कहीं ना कहीं या तो कुछ मेंटेनेंस ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कुछ इमरजेंसी ब्रेकडाउन हो गया, कुछ ना कुछ है जो चल रहा है, जो काम उसमें चल रहा है सर्वर में, उसी में सारी चीज़ें स्टोर करी जाती हैं। वहाँ इसकी सुपर कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली जाती है तो कई साल तक उसको किसी भी तरीके का EMF यानी कि किसी भी तरीके की पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन देखिए, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स बनाने के लिए भी ये काम होता है। गैल्वेनोमीटर बहुत ज़रूरी होता है, कहीं पर करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए, आगे की जान चली जाती है। इन लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन्स विच मूव विदाउट ट्रेन्स। लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में तो है नहीं, ठीक है, और बात चल रही है कि शायद हो जाएगा, सुन रहे हैं 8-10 साल से पेपर में आ रहा है। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। बुलेट ट्रेन में ऐसा होता है कि जैसे हम जैसे आप रैपिड ट्रेन है, ये बनी है, मेट्रो है, इसमें बैठेंगे। लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अलग है। आपने एयरवेज सुना है, एयरवेज एरोप्लेन, ठीक है। रोडवेज आपने सुना है, UP रोडवेज, दिल्ली रोडवेज को सुना है, रोड पर जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं। वाटरवे, जिसमें समुद्र में जहाज चलता है। तो लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन अलग है कि ना आप ज़मीन पर हैं और ना ही आप पूरी तरह से हवा में हैं, आप दोनों के बीच में। ऐसा होता है कि जैसे ये रेल्स हैं, जैसे ये पटरियाँ हैं, तो पटरी के ऊपर जो ट्रेन है, वो ट्रेन के जो पहिए हैं वो भी देखो अपन लोहे के होते हैं, क्योंकि पटरियाँ भी लोहे की होती हैं, तो उसके ऊपर वो गोल गोल घूमते हुए चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अच्छा ट्रेन में सफ़र कर रहा है, आजकल तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, डीजल इंजन वाली ट्रेन में चुप बोलती है ना, गड़गड़ बोलती है। एक्चुअली डीजल वाली तो नहीं, वो तो स्टीम इंजन होता था। तो उसमें क्या होता था, उसमें जब वो स्पीड पकड़ती थी ना ट्रेन, तो स्पीड पकड़ने के साथ साथ जो उसके पंखे हैं, वो पंखों की स्पीड तेज़ हो जाती थी। जो बल्ब जल रहे हैं, बल्ब तेज़ चलने लगते थे। तो वो क्या होता था कि वहीं पर वो लोहे से लोहा टकराता था, तो वहीं पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता था और उससे इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली ट्रेन में पहुँचती थी। अब जो लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या होता है कि पूरा जो रेल है, जिसके ऊपर ट्रेन चलेगी, उसमें क्या होगा, उस रेल में और जो हमारी ट्रेन है, उन दोनों के बीच में वो उसको ना रिपेल करेगी, मतलब वो हल्की सी उठ जाएगी। और हल्की से उठने के बाद में जो एक मैग्नेटिक फील्ड है और लाइक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, तो लाइक मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा, ऊपर करेगा। और फिर जब उसको इंजन खींचेगा, ट्रेन को जब इंजन खींचेगा, तो उसको इंजन का लोड महसूस नहीं होगा। जब लोड महसूस नहीं होगा तो बहुत तेज़ स्पीड से खींचेगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हवा में है और उस हवा में खींचा जा रहा है, उस चीज़ को बड़ी तेज़ी से खींचेगी। और कोई चीज़ अगर ज़मीन पर है, ज़मीन पर रगड़ती जा रही है या गोल गोल घूमती भी जा रही है, तो उसमें थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो वो हल्की सी हवा में हो जाती है। तो बुलेट ट्रेन में जो भी लोग बैठते हैं, उनको जैसे ट्रेन चलती है तो चलते टाइम पीछे को झटका लगना, वो इनर्शिया वाला कंसेप्ट, रुकते टाइम आगे को झटका, वो नहीं है। जब वो चलती है तो ऊपर को झटका लगता है, हल्का सा ऊपर उठते हैं, और जब वो रुकती है तो नीचे हो जाता है, हल्का सा नीचे, कि हाँ ट्रेन रुक गई है। तो उसमें पता ही नहीं चलता है। चाय का कप रख दीजिए, चाय वाइब्रेट भी नहीं होगी, इस तरीके से जाती है। तो लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ है। उसके बाद देखिए, इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ पावर। तो हमने ये कहा कि जब रेसिस्टिविटी होगी ही नहीं तो पावर का वेस्टेज नहीं होगा। तो यहाँ ये इनकी 4-5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। ड्रॉबैक्स, A serious difficulty in their use is very low temperature at which they must be kept. Scientists have already achieved superconductivity at around 125 Kelvin. 125 Kelvin पर साइंटिस्ट ने सुपर कंडक्टिविटी अचीव करी है। 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है केल्विन में
273 है, हाँ 273 क्या 273.15 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, चलिए 273 हो गया। साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 125 केल्विन तक। अब इसको अचीव करना पॉसिबल है, इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, एक अकेला उतना लो टेम्परेचर अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। रेसिस्टेंसेस इन सीरीज ऑफ पैरेलल ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है जी। आज और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है आपका, तो आप जो है वहाँ तक बताया था मैंने मोबिलिटी तक, ये आज वाला रहने दीजिए, ये नहीं दे रहा टेस्ट, ठीक है। ये जो ग्राफ्स वगैरह आज कर रहे हैं ये नहीं दे रहा, आज से पहले वाली क्लास में मोबिलिटी रखिए।